Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 22.3 रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी। हमारा जो समाज है उसमें जाति का क्या काम है, ठीक है, भारत के समाज में। द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ एनी सोसाइटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए, हर एक समाज में किस तरह से राजनीति होती है यह इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज का प्रारूप क्या है, वह समाज किस तरह से है। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सोसाइटी वी स्टडी इट्स सोशल स्ट्रक्चर। अब किसी समाज के हम लोग जो रूप है, ठीक है, वो किस तरह का है, इसको समझने के लिए हम लोग को उसका सामाजिक संरचना देखना पड़ेगा। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर इज बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम वेयर इन द कास्ट इज हायरार्किकली अरेंज्ड। अब देखिए, भारत में जो सामाजिक संरचना है इसको अच्छी तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में जाति प्रणाली है, ठीक है, और यह जाति का जो नियम है ये काफी सालों से आपके पूर्वजों से चलता आया है। ओवर द years, the caste system is developed into an elaborate system to maintain socio-economic inequalities in the society. सालों दर सालों में यह जो हमारा जाति प्रणाली है इसका विकास होते गया, ठीक है, और यह सामाजिक आर्थिक जो असमानताएं हैं समाज में ये बढ़ने लगा। Individual born in and belonging to the lower caste and the outcast suffered from many disadvantages and were oppressed and exploited by the upper caste. अब वो लोग जो कि निचली जाति में या आउटकास्ट में, माइनॉरिटीज में, अल्पसंख्यक वर्ग में जिनका जन्म होता, उनको बहुत सफ़र करना पड़ता, बहुत सहना पड़ता, बहुत सारे उनको डिसएडवांटेजेस मिलते, और जो अपर कास्ट के लोग थे वह उनको दबाते, उनका शोषण करते। द कंडीशन ऑफ आउटकास्टिस दलित्स वाज पर्टिकुलरली पैथेटिक। अब जो दलित लोग थे उनका जो परिस्थिति था, उनका जो हाल था वो बहुत ही दयनीय था। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एपिटोमाइज्ड देयर कंडीशन। अब उस समय छुआछूत माना जाता था, अनटचेबिलिटी थी, मतलब जो दलित थे उनको लोग छूते भी नहीं थे, ठीक है, और इससे बहुत ही उनको समस्याएं होती थी। और यह कारण है कि हमारे देश में जो जाति धर्म है इसका बहुत ही विकास हुआ, लोग जातियों में बट गए। 1. इन द टिपिकल वर्ण व्यवस्था देयर आर 4 वर्णा। अब देखिए, 4 वर्ण होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, द प्रीस्ट एंड द इंटेलेक्चुअल क्लास, क्षत्रिय, वॉरियर एंड द रूलिंग क्लास, वैश्य, the producing class, peasant and artisans, and shudra, those who perform menial and polluting jobs. अब 4 वर्ण के लोग होते। ब्राह्मण जो सबसे ऊपर थे, पुजारी माने जाते थे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल क्लास, ऊपरी दर्जा इनको दिया गया। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आते थे जो रूलिंग करते थे, जो राज करते थे, जो योद्धा हुआ करते थे। फिर वैश्य होते थे, वो किसान होते थे, वो कलाकार होते थे, वो प्रोड्यूसिंग क्लास में आते थे। फिर शूद्र होते थे। शूद्र क्या थे? वो बहुत ही गंदे काम करते थे, ठीक है, एकदम निचले वर्ग में शूद्र रहते थे। One must note here that the वर्ण व्यवस्था provides more the theory than the actuality of the caste. अब एक चीज को आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि ये जो वर्ण है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, उसमें सिर्फ हम लोग को थ्योरेटिकली पता चल रहा है, लेकिन असलियत में जो क्या हुआ वो इससे अलग था। In reality, there are not 4 but 1000 of caste and जातिस in which the caste system is organized. असलियत में सिर्फ 4 नहीं, हजारों जाति हैं, हजारों धर्म हैं, ठीक है, जाति है हमारे देश में। और ये जो जाति प्रणाली है ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये इसको अच्छे से बनाया गया, ठीक है, इसका संगठन हुआ, इसका आयोजन किया गया। It is possible, nevertheless, to classify most of the jatis in accordance with the Varn distinction, although it is easier to be done at the extreme ends of the social spectrum that at the middle ranges. अब ये मुमकिन है कि ये जो जाति हैं इनको आप वर्ण के हिसाब से बांट सकते हैं कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है।
लेकिन ये ज़्यादा आसान है कि आप इसको ये देखें कि समाज में उसका क्या दर्जा है, ठीक है, वो समाज में कहाँ खड़ा हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, वर्ण सिस्टम इज रिलेटेड टू जाति इन दैट इट गिव्स अ हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क टू विच एनी जाति विल फिट। दूसरे शब्दों में, जो वर्ण प्रणाली है, ठीक है, ये जाति से संबंधित होती है और कि किस तरह ये इसको ये दर्जा देती है कि ये कैसे बनाया गया, कि कौन सा जाति किस में आएगा, या ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा या शूद्र होगा। नंबर 2, कास्ट इज अ लोकलाइज्ड ग्रुप हैविंग अ ट्रेडिशनल एसोसिएशन विद एन ऑक्यूपेशन। अब देखिए, कास्ट क्या होता है, जाति क्या होती है, एक स्थानीय समुदाय होता है जहाँ पे लोगों का पारंपरिक संस्था है, ठीक है, परंपरागत रूप से वह उस अपने परिवार के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ बर्थ फॉर्म्स द एक्सक्लूसिव बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन अ कास्ट ग्रुप। अब देखिए, किसी भी जाति में अगर आपको उसका सदस्य बनना है तो इसका सिद्धांत क्या है, आप जिस जाति में जन्म लिए हैं, जिस घर में जन्म लिए हैं, वो जिस जाति के हैं, आप भी उसी जाति के माने जाते हैं। अकॉर्डिंगली द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन इज नॉट ओपन बट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वंस बर्थ इन अ कास्ट। अब इसी के अनुसार आप क्या काम करेंगे ये आप नहीं चुनेंगे, ठीक है, ये इस बात पर आधारित होगा कि आपका जन्म किस जाति में हुआ है। इन एडिशन, कास्ट ग्रुप्स हैव रूल्स गवर्निंग फूड एंड मैरिज। इसके साथ ही साथ जो जाति समुदाय होता है उनका नियम होता है कि वो क्या खाएंगे, किससे शादी करेंगे। The groups define rules of behavior for its members and exercise some degree of authority over them, including the right to expel those who defy its authority. अब ये जो समुदाय होते हैं ये नियम बनाते हैं कि उसके सदस्य किस तरह से व्यवहार करेंगे, किसके पास क्या अधिकार होगा, और अगर कोई किसी का अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है तो उसको वो चाहे तो अपने जाति से निकाल भी सकते हैं। कहने का मतलब, अब देखिए, मान लीजिए आप अपने परिवार में जो जन्म लिए तो आपको वो जाति मिला, ठीक है, अब आपके घर का कुछ नियम होगा कि आप लोग कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। भारत में आज भी लोगों के मन में ये है कि अपने ही जाति में शादी करना है, ठीक है, तो ये भी होता है। फिर बहुत लोग जो वेजिटेरियन हैं वो लोग नॉन वेज के खिलाफ रहते हैं। तो अब अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का, अपने जाति के खिलाफ अगर जाता है, उसके नियमों के खिलाफ कार्य करता है, तो उसको उस जाति से निकाल दिया जाता है। कास्ट एज अ ग्रुप आइडेंटिटी however got strengthened in the new context of modern ideas and institution। अब देखिए, जाति जो है जिसको एक समुदाय का रूप मिला, ठीक है, वो और ज़्यादा ताकतवर हो गया हमारे आधुनिक जो सोच हैं, जो संस्थाएं हैं उसमें। This happened because it became one of the bases of political mobilization among the many castes and classes before, during the freedom struggle and afterwards। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि ये एक आधार बन गया कि जो राजनीति होगी, जो राजनीतिक लोग होंगे वो किस आधार पर बनेंगे, और हमारा जो राजनीति है देश में वो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय का है। चाहे वो हम लोग आज़ादी की लड़ाई की पहली बात करें या आज़ादी की लड़ाई की बात की, ठीक है, आज़ाद होने के बाद भी आज हमारे देश में जो जाति धर्म है, ठीक है, उसके बहुत सारे प्रारूप हैं, उसके बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे लोग आते हैं उसमें। The social or religious movement of the 19th century had made the lower caste conscious of their backward condition and also of their rights that had been denied to them over the centuries। अब देखिए, जो सामाजिक धार्मिक जो क्रांति हुई 19वीं सदी में, उससे जो निचली जाति के लोग थे उनको यह समझ में आया, वो जागरूक हुए कि वो उनका हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत पिछड़े हैं और सालों से, ठीक है, उनको अपना जो अधिकार है वो नहीं मिला। As a result, many amongst them were no longer prepared to accept their inferior status and divinely ordained। अब देखिए, अब इसका परिणाम क्या हुआ? बहुत लोग जो उसमें थे वो इस बात को मानना नहीं चाहते थे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि उनकी जो परिस्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, ठीक है।
क्योंकि जो भगवान है, जो हमारा डिवाइन है, ठीक है, ये भगवान उन लोगों को नहीं दिए, ठीक है। ये जो परिस्थिति उनकी है, जो दयनीय परिस्थिति है, ये सिर्फ कुछ लोगों की वजह से है, क्योंकि उन लोगों को अनदेखा किया गया। In the backdrop of this awakening, the introduction of democratic principle of governance, the emergence of party-centered politics, and the attempt of British rulers to mobilize the lower and the outcast along with the Muslims in its supports to thwart the growing national movement, all combined to prepare the ground for politicization of the caste. अब यह जो पिछड़ापन था, इसकी वजह से एक ऐसी सत्ता का प्रारंभ हुआ जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांत पे बने, ठीक है। फिर जो पार्टीज हुई, जो राजनीति हुई, वो पार्टी सेंटर्ड हो गया, ठीक है। अलग अलग दल अपने बारे में सोच के करने लगे काम। साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स थे, जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, हम लोग गुलाम थे, तो उस समय जो ब्रिटिश रूलर्स थे, तो वो लोग क्या किए, जो निचले जाति के लोग थे, जो दलित थे, जिनमें मुस्लिम भी थे, ठीक है, उनका वो समर्थन पाने के लिए, ठीक है, ताकि जो नेशनल मूवमेंट हो रहा था, आज़ादी की जो लड़ाई हो रही थी, ठीक है, जो राष्ट्र क्रांति हो रहा था, उसमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मिले। और तब से ये सब कुछ मिला के जाति के आधार पर राजनीतिकरण का आरंभ हुआ। By the time India gained independence, the backward classes, because of politicization, had become a force to reckon with. जब तक भारत को आज़ादी मिलती, तब तक जो पिछड़ी जाति के लोग थे, वो क्या बन चुके थे, वो एक इतना शक्ति हो गया था कि अब वो भी गिनती में आने लगे थे। Their claims and demands could no longer be ignored. अब वो लोग जो चीज़ चाहते थे, उनकी जो मांग थी, उनको अनदेखा अब नहीं किया जा सकता था। At the same time, the nationalist leaders were also committed to the task of improving their condition. उसी वक्त जो राष्ट्रीय नेता थे, वह इनकी परिस्थिति के, इनकी अवस्था को सुधारने के लिए भी काम करना चाहिए, ठीक है। In light of the above, the constitution makers enjoined upon the new state to take positive measures for bringing the backward class at par with the rest of the society. अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जो संविधान बना रहे थे, वो इस चीज को भी जोड़े कि जो नए राज्य बनेंगे, वो सकारात्मक कार्य करेंगे कि यह जो पिछड़े जाति के वर्ग हैं, यह जो दलित हैं, इनका समाज में बराबर का दर्जा हो, इनकी परिस्थिति, इनकी स्थिति बेहतर होती जाए। They realized that without the positive intervention by the state, it would not be possible to remove their historically accumulated backwardness. वो इस बात को समझ पाए कि जब तक कोई राज्य इन लोगों के प्रति सकारात्मक कार्य नहीं करेगा, तब तक जो इतिहास से, जो प्राचीन समय से हमारे देश में जो पिछड़ापन है, वो पीछे नहीं, वो ठीक नहीं हो सकेगा। कहने का मतलब, अब देखिए, बहुत सालों का इतिहास है भारत का, ठीक है। बहुत लोग हैं जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में रहे हैं, पिछड़े जाति के हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो जब तक सरकार, जो राज्य है, वहाँ पर कदम नहीं उठाए जाएंगे कि उनकी परिस्थिति ठीक हो, तब तक ये पिछड़ापन, लोगों का जो बुरा हाल है, यह ठीक नहीं हो पाएगा। The policy of reservation for the backward classes needs to be understood in this context. अब देखिए, अब जो सिद्धांत बना, ठीक है, क्या चीज़ का, आरक्षण का, जो पॉलिसी बनाया गया रिजर्वेशन का, किसका, बैकवर्ड क्लास, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उसको अब इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। बैकवर्ड क्लास refers to 3 categories of people: the scheduled caste SC, scheduled tribe ST and the other backward class OBC. अब पिछड़ी जाति के वर्ग 3 श्रेणियों में आते हैं। पहला होता है शेड्यूल्ड कास्ट SC, फिर शेड्यूल्ड ट्राइब ST एंड द थर्ड OBC, अदर बैकवर्ड क्लास। अब देखिए, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं 22.4 कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब हमारे जो भारत में राजनीति है, ठीक है, उसमें जाति किस प्रकार से है,
Caste began to play an important role after independence as its involvement in politics increased. आज़ादी के बाद जाति, जात पात, गोत्र, वर्ण, ये सभी चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका कार्य हो गया। हमारा जो राजनीति है उनमें इन सब का शामिल होना। The fact that it existed as a easily identifiable social cluster of people made it an easy object of political mobilization by political parties in their quest for political support and votes. अब देखिए, तथ्य ये है कि ये जो वर्ग के लोग थे, ठीक है, जिनका एक सामाजिक गुच्छा था, झुंड था, ठीक है, समूह था। सोशल क्लस्टर मतलब सामाजिक झुंड, समूह, ग्रुप। अब इनको पहचाना जा सकता था कि हाँ, ये इस कास्ट जाति का है, ये इस जाति का है, ये अल्पसंख्यक है, ये SC ST OBC सब का है। तो जो राजनीतिक दल थे उनके लिए बहुत आसान हो गया कि वह या इनके साथ राजनीतिकरण कर सके, ठीक है, और इनका समर्थन अपने तरफ ले सके ताकि इनको सत्ता मिले, शक्ति मिले, वोट मिले। While the political parties sought to exploit caste for its own electoral purposes, caste groups, by making politics their sphere of activity, got a chance to assert their identity and bargain for benefits and position in society. आप देखिए, जब ये राजनीतिक दल जो उस जाति के लोग जिनका शोषण किया गया था उनको अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने चाहते थे, ठीक है, ताकि जब चुनाव हो तो वो ये जो पिछड़े वर्ग के जाति हैं वो उन राजनीतिक दलों को वोट दें, समर्थन दें। तो ये जो जाति समूह है, कास्ट ग्रुप हैं, ये क्या किए, वो अपना आइडेंटिटी के लिए, ठीक है, अपनी पहचान के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने समाज में अपना दर्जा के लिए उस पॉलिटिशियन से बोलने लगे, चीज़ें मांगने लगे। दस कास्ट एंड पॉलिटिक्स इंटरेक्शन हैज़ बीन अ टू-वे प्रोसेस। तो इसलिए जो जाति है और जो राजनीति है इसके बीच में जो आदान प्रदान हुआ ये टू-वे प्रोसेस हो गया। अब देखिए, कहने का मतलब, अब जो जाति के लोग हैं उनको अपना दर्जा चाहिए, तो जो राजनीति कर रहे हैं वो उनको उनकी मांगें पूरी करें, तो फिर लोग उनकी मांगें पूरी करेंगे, उनको समर्थन देंगे। इन पॉलिटिसाइजिंग द कास्ट एसोसिएशन प्लेड अ क्रूशियल रोल। अब देखिए, जब जाति का राजनीतिकरण हुआ तो जो जाति के संस्था थे, अलग अलग संस्था थे अलग अलग जातियों का, तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए इस पे। Caste associations were quasi voluntary association in the sense that its members was open only to the individual of the caste community. अब जो कास्ट एसोसिएशन थे, जो जाति आधारित जो संस्थाएं थी, वो कासी वॉलंटरी एसोसिएशन थी, ठीक है, वॉलंटरी थी। इसका मतलब क्या है कि इसके सदस्य सब बन सकते थे जो उस जाति के, उस समुदाय से जुड़े थे। अब जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए अगर आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो आप ब्राह्मण का जो संस्था है उसमें आप जुड़ सकते हैं। These associations were formed to secure economic benefit and educational openings, or for more clearly political purpose of uniting to fight the hegemony of the upper caste. अब ये जो संस्थाएं थे ये क्यों बनाई गई थी? ताकि जो लोग हैं, ठीक है, जो इस जाति के लोग हैं उनका आर्थिक फ़ायदा हो, उनको शिक्षा मिले और वो एकजुट हो सकें, ताकि जो राजनीतिक काम है, ठीक है, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो अपर कास्ट से उसके लिए लड़ सकें, क्योंकि जब तक वो एक नहीं होंगे तब तक वो अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। In either case, involvement in politics was considered necessary for securing the specific purpose for which they were formed. अब चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ठीक है, जो पिछड़े जाति के वर्ग या जो जातिवादी, जो हमारा जाति के आधार पर राजनीति हुई, तो उसमें लोगों को राजनीति में आना पड़ा ताकि उनकी जो ज़रूरतें थी, उनका जो पर्पस था, जो लक्ष्य था, वो पूरा हो सके। Thus, once formed on basis of caste identity, caste associations went on to acquire non-caste functions. तो एक बार जब
जाति के आधार पर इनको अपना आइडेंटिटी मिला, ठीक है। तब ये जब बन गए तो ये जो कास्ट एसोसिएशन है ये नॉन कास्ट फंक्शन भी, मतलब बहुत सारे ऐसे भी काम किए जो उनके जाति के लिए नहीं था। इन इलेक्टोरल प्रोसेस द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स हैव बिकम पावरफुल। अब जो चुनाव होता है, ठीक है, जो राजनीतिक चुनाव का जो तरीका है उसमें जातिवाद जो है, ठीक है, राजनीति में जो जाति का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही शक्तिशाली है। दिस कैन बी सीन एट ऑल लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ द कंट्री। यह हमारे देश की जो राजनीतिक प्रणाली है, जो तरीका है, ठीक है, उसमें हर एक स्तर पर देखा जा सकता है। All political parties tend to give party ticket to candidates for contesting election from amongst the numerically or otherwise dominant caste in every constituency। हर एक चुनावी क्षेत्र में जो प्रत्याशी, जो कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा, ये इस बात को देख के दिया जाता है कि वहाँ के कितने लोग उसके तरफ हैं, उसके समर्थन में हैं। जाति के आधार पर भी देखा जाता है, ठीक है। मेजर कास्ट ग्रुप्स गेट रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो बहुत सारे ऐसे जाति समुदाय के लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। बी इट इलेक्शन, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और इवन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कास्ट हैज़ बीन द मेजर कंसिडरेशन। चाहे चुनाव हो, चाहे राजनीति में किसी को नियुक्त किया जाए, लिया जाए, या फिर जब कोई राजनीतिक दल बनता है तो जातिवाद, जाति के आधार पर इस चीज को बनाया जाता है और जाति को जरूर देखा जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट हाउएवर वैरीज डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इलेक्शन एंड द रीजन। अब देखिए जाति का कितना प्रभाव पड़ेगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो चुनाव है वो किस स्तर पे हो रहा है, जो चुनाव है वो किस क्षेत्र में हो रहा है। इट्स इन्फ्लुएंस इज फार मोर एट द लोकल एंड स्टेट लेवल पॉलिटिकल प्रोसेस देन एट द नेशनल लेवल। अब देखिए जो स्थानीय राजनीति होती है, जो राज्य में राजनीति होती है, उसमें जाति का प्रभाव ज़्यादा होता है अगर मैं तुलना करूं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के साथ। कास्ट प्लेज ग्रेटर रोल इन द रूरल देन इन अर्बन एरिया। अब देखिए जातिवाद जो है वो रूरल, मतलब जो गांव है, जो ग्रामीण जगह है, वहां पर जातिवाद जो है वो ज़्यादा उसका महत्व है, ना कि शहरी इलाकों में। इन रूरल एरियाज एंड एट द लोकल लेवल द स्मॉलनेस ऑफ कंस्टिट्यूएंसी and the fact that there is a greater face-to-face interaction account for the strong influence of caste in politics। अब देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं और जहाँ स्थानीय स्तर पर, जहाँ पर जो चुनावी क्षेत्र है वो बहुत छोटा है, वहाँ पर क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है। लोग कम हैं, इसलिए जो नेता हैं वह लोगों से मिल पाते हैं, लोगों से सामने बात कर पाते हैं। तो इसके वजह से राजनीति में जो जाति का प्रभाव है वो बहुत ही मजबूत रहता है। सिंस इंडिपेंडेंस टू फैक्टर्स हैव स्पेशली ब्रॉट द इशू ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इनटू शार्प फोकस। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से दो कारक हैं, दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ये जो कास्ट का, जो जाति का जो मुद्दा है भारतीय राजनीति में, इसको ध्यान पे लाए हैं। These are 1. The introduction of universal adult franchise and the constitutional provision for protective discrimination in favor of the backward class। सबसे पहला आप देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब देश का हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का हो, उसके पास ये अधिकार है कि वह सरकार चुन सकता है, ठीक है। इसके यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग आगे पढ़े थे आगे के वीडियोज़ में। फिर हमारा जो संविधान है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, इनकी रक्षा की जाए ताकि इनके संग भेदभाव ना हो। द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ब्रॉट अ वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेंस हु हैड बीन हियर टू
excluded on account of property qualification to vote into the arena of electoral politics. अब देखिए, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लाया गया तो बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था हमारे जनसंख्या का जिसको पहले वोट का अधिकार नहीं था, जो पहले किसी ना किसी कारण की वजह से हमारे चुनाव में अपना हक नहीं जता पाते थे। अब सबको अधिकार मिला। दिस मेड द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग वोट्स enormously difficult for the political parties. अब इससे क्या हुआ कि जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया कि वो जो मत है, जो आपका वोट्स है, उसको अपने तरफ जुटा पाए। The daunting task was, however, made easy when political parties relied upon caste to get their votes. लेकिन अब ये जो काम था ये आसान भी हो गया जब राजनीतिक दल अपने जाति के आधार पर अपने वोट बैंक को बनाने लगे, लोगों को अपने संग जोड़ने लगे। इन द प्रोसेस कास्ट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स डीपेंड विथ एवरी इलेक्शन इन इंडिया। अब इससे क्या हुआ कि जो जातिवाद है, जो जाति का हस्तक्षेप है हमारे राजनीति में, वो हर एक भारत में हर एक चुनाव के साथ बढ़ता ही गया। In addition to the enlarged arena of electoral politics, the constitutional provision for protective discrimination also provided the ground for caste to play a significant role in politics. अब इसके साथ साथ देखिए, हमारा जो चुनाव होता है जो राजनीति में, वो बढ़ता गया, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है वो इस बात का भी प्रावधान देता है कि जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और यह हमारे राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? जाति। One may note here that protective discrimination was meant for 3 categories of people: the scheduled caste, the scheduled tribe and the OBC, collectively called as the backward classes. अब एक आपको यह भी ध्यान देना होगा कि ये जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जो भेदभाव जो है जिसकी रक्षा करने की बात की जा रही है, वो 3 कैटेगरी मतलब 3 श्रेणियों के जो लोग होते हैं उनके लिए है। एक है शेड्यूल कास्ट SC, दूसरा शेड्यूल ट्राइब ST और तीसरा OBC अदर बैकवर्ड क्लास। और इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है कि ये बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ी जाति के हैं। ऑफ these 3 categories, SCs and STs were easily identifiable and there was a large measure of consensus on the need and the desirability of having reservation for them. But the case of the OBC was different. अब ये तीनों में SCs शेड्यूल कास्ट, STs शेड्यूल ट्राइब, इनको आसानी से पहचाना जा सकता था और इनकी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, कि इनके लिए आरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी माना गया। लेकिन OBC के लिए यह चीज़ अलग था। अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे इनके लिए यह नियम अलग था। Since independence, 2 types of caste politics can be discerned. जब से हम लोग को आज़ादी मिला तब से हम लोग 2 तरह के जो जाति होते हैं, ठीक है, 2 तरह के जातिवाद की जो राजनीति है उसको पहचान सकते हैं। The first type involved the caste group clamoring either for being recognized as OBC by the state government or those already recognized for getting a higher quota in the reservation. अब पहला जो प्रकार है वो क्या है? यह उस जाति समूह के बारे में है जो कि या तो OBC हैं, इनको OBC माना जाता है राज्य सरकार द्वारा, या तो वो जिनको आरक्षण में ज़्यादा जगह मिला है। The decision of the state government to appoint backward classes commission from time to time provided the occasion for such caste politics to flourish. अब देखिए, जो राज्य सरकार होते हैं उनका जो निर्णय होता है कि कुछ वक्त पर, ठीक है, वो क्या करते हैं, पिछड़े वर्ग बैकवर्ड क्लास कमीशन को लाते हैं ताकि ये पता चले कि कितने लोग बैकवर्ड क्लासेस में है, पिछड़ी जाति में है। और इससे क्या होता है कि कास्ट पॉलिटिक्स
जो जातिवाद की जो राजनीति है वह फलती फूलती है। द सेकेंड टाइप ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व मोबिलाइजेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस फॉर एंड अगेंस्ट रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी बेस्ड सोलली ऑन कास्ट क्राइटेरिया। अब जो दूसरे प्रकार का जो कास्ट पॉलिटिक्स है, जो जाति के आधार पर राजनीति की जाती है, वह इस प्रकार पे है कि जो सामाजिक और जो राजनीतिक ताकतें हैं, ठीक है, चाहे वो इसके साथ हो या अगेंस्ट हो ओबीसी के लिए, क्योंकि देखिए ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लास, कुछ इनके साथ हैं और कुछ इनके खिलाफ भी हैं, ठीक है। The extent of caste involvement in politics can be appreciated by noting a simple fact that over the 50% of the populace belonging to the category of OBC। अब देखिए जो हमारा जाति का कितना हद तक जातिवाद, ठीक है, जाति के आधार पर जो राजनीति है ये होगी, इसको इस बात से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पूरे जनसंख्या में 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ओबीसी से आते हैं। While the first type of the caste politics sought to influence the reservation policy of the state government, the second type of caste politics was aimed to resist the reservation policy of the central government। अब जो पहला जो कास्ट पॉलिटिक्स है पहले प्रकार की, उसमें क्या है कि राज्य सरकार किस प्रकार की आरक्षण नीति बनाती है वो देखा जाता है। तो दूसरे तरीके में जो जाति की जो राजनीति है उसमें देखा जाता है कि जो केंद्र सरकार है उसका रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण नीति क्या है। द रिजर्वेशंस इशू thus provide a fertile ground for caste to play an active role in policy। तो अब यहाँ पे जो आरक्षण का जो मुद्दा है, ठीक है, ये एक बहुत ही एक ऐसा आपको ग्राउंड देता है, जगह देता है, जहाँ पर जाति धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति की जाए।